अमरनाथ हादसे पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत कर स्थिति का लिया जायजा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। देवघर में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बाबा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में दिशा की बैठक में हुए शामिल। सड़कों के लिए अग्रिम योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और गुमला की एथलीट सुप्रीति कच्छप को 1,55,000 रुपए की सौंपी गई सम्मान राशि। कोलंबिया में विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लेंगी हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कल शाम श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि श्रद्धालुओं के कुछ टेंट पानी के तेज बहाव में आ गए। सेना, पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा बल राहत अभियान चला रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए विमान से लाया जा रहा है। पवित्र श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। भारतीय सेना की 6 टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। इन टीमों में सेना के करीब 58 जवान राहत और बचाव कार्यों में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही सेना ने पंचतरणी और काली माता से 2 अतिरिक्त मेडिकल टीम भी पवित्र गुफा के लिए रवाना की है। लोगों को टेंटों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर घायलों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। हादसे के समय गुफा के पास करीब 5,000 लोग मौजूद थे। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अमरनाथ मंदिर के निकट राहत और बचाव अभियान जारी है। पवित्र गुफा के निकट बादल फटने की आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अमरनाथ हादसे पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि पवित्र अमरनाथ गुफा के फटने से कई तीर्थयात्रियों का निधन हुआ है, जो कि अत्यंत दुखदायी और पीड़ादायी है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,840 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16,104 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,25,028 मामले सक्रिय हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अमरनाथ मंदिर के निकट इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 132 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 58 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 542 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.65% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को अपने प्रस्तावित देवघर दौरे के क्रम में करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवघर एम्स समेत बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री गढ़वा माहुरिया डबल लाइन परियोजना, हंसडीहा गोड्डा विद्युतीकरण योजना समेत खौराटुंडा से गोरहर की 6 लेन परियोजना, कैराटुंडा से बरवाड्डा 6 लेन NH का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ रांची महुलिया 4 लेन, चौका से सहीरबेड़ा पैकेज 3 के 4 लेन सड़क का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री देवघर दौरे के क्रम में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री के देवघर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जामताड़ा जिले वासियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि देवघर में एम्स और एयरपोर्ट की सुविधा बहाल होने से क्षेत्रवासियों को इलाज एवं कम समय में लंबी दूरी तय करने में सहूलियत होगी। बेहतर इलाज के लिए अब लोगों को दिल्ली आने जाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 12 जुलाई को प्रस्तावित देवघर दौरे को लेकर संथाल परगना के लोगों में खासा उत्साह है। इस क्रम में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी जामताड़ा पहुंचे और लोगों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। पहले अटल जी की सरकार बनी, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। अब देश के अंदर में 15 एम्स खुल करके तैयार हो गया और देवघर में भी संथाल परगना के देवघर में भी आप बन गया। इस मौके पर नाला प्रखंड मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। बीजेपी की सरकार बनी तो दुमका भी मेडिकल कॉलेज बन गया, पलामू भी बन गया, हजारीबाग भी बन गया और क्या कहते हैं चाईबासा और कोडरमा बन रहा है। कहीं का आज मेरा इतना ही है कि बन गया, लेकिन आज जो सरकार बदल गई तो इसको कोई चिंता नहीं है, नहीं तो यहाँ के लोगों को फिर दूर जाना नहीं पड़ता। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के देवघर दौरे को लेकर जामताड़ा जिले में भी बड़ी संख्या में लोग रवाना होंगे। वहीं राज्य के अन्य जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में दिशा की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम योजना तैयार करने का निर्देश दिया। श्री मुंडा ने बैठक में ग्रामीण विकास, पथ एवं भवन निर्माण और पेयजल तथा सिंचाई समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन का निर्देश अधिकारियों को दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ से सटे खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सिमडेगा विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाले हेठमा गांव को गोद लिया है। चारों ओर पहाड़ और जंगल से घिरे हेठमा के स्थानीय जनजातीय कलाकारों ने टीहो डांस से अपनी विशेष पहचान बनाई है। इसे छत्तीसगढ़ में डंडा डांस भी कहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने सिमडेगा के बोलबा प्रखंड स्थित मां वनदुर्गा मंदिर में भी पूजा अर्चना की और पौधा लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने झामुमो के केंद्रीय समिति के सदस्य और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके 14 करीबियों के 20 ठिकानों पर कल छापेमारी की। ये सभी पत्थर कारोबार से जुड़े हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इनमें 2 करोड़ रुपए मिर्जा चौकी में पत्थर व्यवसायी के घर से मिले हैं। वहीं पंकज मिश्रा के घर से जमीन से संबंधित कई कागजात बरामद किए गए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा जिले के पथलगढ़ा थाना क्षेत्र से पुलिस 500 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को दबोचने में सफलता हासिल की है। सिमरिया के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कामयाबी मिली। चाईबासा के आईटीआई परिसर में आयोजित भर्ती कैंप में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग, गनमैन, कुक, ऑफिस स्टाफ और फील्ड ऑफिसर के पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति का आयोजन किया गया। कैंप में कुल 349 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और साक्षात्कार के उपरांत 135 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह के कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिले के जेलगोरा, बाबूडीह, दामोदरपुर,
बागमारा, शिवलीबाड़ी, मनेटांड, भूदा और पांडरपाला गांव से आए लोगों ने अपनी शिकायतें सुनी और उसके समाधान के लिए उपायुक्त को आवेदन सौंपा। धनबाद समाहरणालय के सभागार में अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता की अध्यक्षता में जिला आयुष समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के निबंधन की प्रक्रिया के संबंध में विचार विमर्श किया गया। साथ ही निबंधन के लिए सभी सदस्यों से आधार कार्ड, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड की प्रति अविलंब उपलब्ध कराने, समिति के राज्य प्रतिनिधि के सदस्यों को नामित करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत तांतनगर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्जा कुजूर द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन लैब रूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। लैब के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता को फैलाना है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में डीएमएफटी प्रबंधकीय समिति की बैठक हुई। बैठक में पूर्व के बैठक निर्णयों की समीक्षा, वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट की आपत्ति, अंकेक्षण के सुझाव का अनुपालन, नए प्रस्तावों और वर्तमान में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। पलामू जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर डीसी और एसपी ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि विगत दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हुई घटनाओं के मद्देनजर यह बहुत आवश्यक है कि पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सतर्क रहें। पलामू के जिले के उपायुक्त शशि रंजन की पहल पर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अभियान के तहत डाल्टनगंज के आईटीआई परिसर में जॉब कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 167 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार लिया गया और दर्जनों लोगों का चयन किया गया। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से अपराधियों ने 6 जुलाई को एक ईंट भट्टा व्यवसायी संजय राम का अपहरण कर लिया और परिजनों से 1 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ अपहरित की सकुशल रिहाई सुनिश्चित कराई बल्कि 6 अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा हटिया रेलवे स्टेशन पर एक नए डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार का उद्घाटन किया गया। टावर कार द्वारा विद्युतीकृत रेलवे सेक्शनों पर ऊपरी उपस्कर की मरम्मत, रखरखाव, निरीक्षण और पेट्रोलिंग कार्य किया जाता है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई 1925 को पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस वीर शहीद को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निवासी शाह शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी।
उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 9 जुलाई 1858 को देनू शाह को फांसी दे दी गई। भारत के इस वीर सपूत को नमन। हम शहीद घुनू सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 9 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी। उत्तर प्रदेश में बेलौंजा के निवासी घुनू सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना की 23वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। घुनू सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर नौकरी छोड़ने तथा विद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 9 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद को भी याद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 23वीं रेजिमेंट में सैनिक थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्हें कंपनी की सेना ने पकड़ लिया और 9 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस सपूत को नमन। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने कल जिले के करमाटांड थाना अंतर्गत सीताकांटा गांव से साइबर अपराधियों में लिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि गिरफ्तार 3 साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल सेट और 17 सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इन लोगों से जब उनका सर्च हुआ, घर का सर्च हुआ, तो बरामदगी में 10 मोबाइल मिला, 13 सिम मिला, 17 ATM कार्ड मिला और 4 मोटरसाइकिल भी सीज हुआ है। गृह मंत्रालय की टीम ने भी पिछले दिनों साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया था। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी बैंक का अधिकारी बन के कस्टमर से संबंधित बैंक का यूजर ID और पासवर्ड मांग लेता था और OTP एनीडेस्क के जरिए से वो लोग देख लेता था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद की रिपोर्ट। खूंटी जिले के में शैक्षणिक भ्रमण पर आई इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में गिरफ्तार खूंटी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा कल देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सौर सिटी के बाद केंद्र सरकार ने गिरिडीह को दिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड के 7 जिलों को नगर वन के लिए चयनित किया है, जिसमें गिरिडीह जिला भी शामिल है। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल ने सदर प्रखंड गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा के कल्याणडीह में नगर भवन की स्थापना को लेकर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का शुभारंभ विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, DFO प्रवेश अग्रवाल और लोजपा नेता राजकुमार राज ने दीप प्रज्वलित कर किया। आने वाले दिनों में सिटी फॉरेस्ट या वन वाटिका जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया जा सके और निश्चित रूप से सरकार की नीति इस वर्ष 75 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड में 6 शहरों का चयन किया गया है। उसमें से गिरिडीह को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गुमला की एथलीट सुप्रीति कच्छप को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। सुप्रीति को तत्काल 1.5 लाख से अधिक रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। सुप्रीति ने 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 से 7 अगस्त को कोलंबिया में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। सम्मान राशि मिलने के बाद सुप्रीति ने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। मैं झारखंड के गुमला जिले के ग्राम बुरहू की निवासी हूँ। मैं एक एथलीट खिलाड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए देश विदेश में खेलकर झारखंड के लिए मेडल जीतती हूँ। मैंने जितनी भी जगह मेडल जीता है उसका झारखंड सरकार की तरफ से मुझे
1,55,000 की कैश अवार्ड की राशि प्राप्त हुई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं इन राशि का उपयोग अपने परिवार और अपने खेल को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में लगाऊंगी। मैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत दादा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वे हम जैसे खिलाड़ियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं। मैं हेमंत दादा को आश्वस्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर दिखाया है उसी के हिसाब से प्रदर्शन करके देश विदेश में झारखंड का नाम रोशन करूँगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत ने पहला मैच 50 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम की नजर दूसरे T20 को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने पर होगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में गरज और वज्रपात होने की भी संभावना है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। शिंजो आबे को कल सुबह पश्चिमी जापान में चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद देश में राष्ट्रीय शोक देखा गया, जिसके बाद लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। इसके साथ ही देश भर में कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आज नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के सम्मान में भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बांस को हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है और सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर रोक लगने से बांस से बने उत्पादों का नया मार्केट बनकर उभर रहा है। इतना ही नहीं, अब बांस की क्रॉकरी का प्रचलन भी बढ़ रहा है। बांस के इस फलते फूलते बाजार को देखते हुए रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान बांस की दर्जनों प्रजातियों की नस्ल विकसित कर मांग की पूर्ति के लिए पौधा तैयार करने में जुटा है। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान की ओर से बांस की 40 प्रजातियों को यहां की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थिति के अनुरूप विकसित किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर नितिन कुलकर्णी का कहना है कि बांस के पौधे की मांग की पूर्ति के लिए इस वर्ष 40,000 पौधे तैयार कर इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। बांस की बात है, बांस के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे किसान सामने आ रहे हैं और उन्होंने लगभग अभी तक पिछले वर्ष तक हम लोगों ने पिछले सीजन तक लगभग 20 हेक्टेयर एरिया में किसानों के यहाँ, कृषकों के यहाँ खासकर बांस के पौधे लगवाए हैं। वन उत्पादकता संस्थान की ओर से किसानों के आय संवर्धन के लिए एक विशेष योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत संस्थान की ओर से किसानों की जमीन पर बांस के पौधे लगाए जाते हैं और 3 वर्षों तक उनकी देखभाल की जाती है। इसके बाद किसान इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकते हैं। हमारे संस्थान की स्कीम के अंतर्गत जो 3 वर्ष बाद कृषकों के लिए ही उपयोगी होंगे और वो उसमें से बांस निकालकर अपना बेच सकते हैं, अपनी आजीविका कमा सकते हैं। अतिरिक्त आजीविका मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मुख्य आजीविका नहीं, लेकिन अतिरिक्त आजीविका का अच्छा स्रोत बन सकते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने में कृषि वानिकी के तहत किसान वृक्ष लगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं मेडिसिनल प्लांट, हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर के माध्यम से भी किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। देश में सॉइल हेल्थ कार्ड की तर्ज पर अब फॉरेस्ट हेल्थ कार्ड बनाने की पहल हुई है, जिस पर रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान ने कार्य प्रारंभ किया है। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान में ये युवा वैज्ञानिक मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने में जुटे हैं। संस्थान इसके जरिए फॉरेस्ट लैंड का हेल्थ कार्ड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। लैब के चीफ टेक्निकल ऑफिसर शंभुनाथ मिश्रा ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वन क्षेत्र में इसकी सहायता से बढ़ोतरी की जा सके। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इवन हैवी मेटल्स का भी जांच करते हैं और उसके हिसाब से मिट्टी की गुणवत्ता में क्या कमी है तो उसके लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। लैब में काम कर रहे युवा वैज्ञानिक ने फॉरेस्ट हेल्थ कार्ड की जानकारी साझा करते हुए कहा कि मृदा प्रयोगशाला के माध्यम से वन क्षेत्र की मिट्टी की गहनता से जांच की जाती है और फिर उस मिट्टी की क्षमता के अनुरूप पौधे लगाने की सलाह दी जाती है।
उन्होंने बताया कि जरूरत के मुताबिक पौधारोपण के लिए आवश्यक जैविक खाद उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया जाता है। एक्चुअली हमारे लैब में एक रिमोट सेंसिंग और सॉइल दोनों को मर्ज करके हम लोग देखते हैं कि हमारा सॉइल टाइप कैसा है, तो वो ग्राउंड वेजिटेशन से और ग्राउंड सर्वे से हम लोग सॉइल लाते हैं और विद द हेल्प ऑफ रिमोट टेक्नोलॉजी उसमें दोनों मर्ज करके और दोनों का असेंबल करके हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का मिट्टी, और उसको मैप पे हम लोग दिखाते हैं। फॉरेस्ट लैंड की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों और हैवी मेटल की जांच काफी मायने रखती है और इसकी गुणवत्ता में सुधार पौधारोपण को संबल प्रदान करता है। यही वजह है कि हाल के वर्षों में पौधों के अंकुरण की प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और धरा की हरियाली भी बढ़ रही है। रांची के वन उत्पादकता संस्थान का ये सॉइल लेबोरेटरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये युवा वैज्ञानिकों की फौज काम कर रही है और किस तरीके से मिट्टी में क्या कुछ कमी है और क्या कुछ इसको देने की जरूरत है ताकि जो किसानों के प्रोडक्ट है वो और ज्यादा बेहतरीन हो सके और उसका जो कह सकते हैं फलाफल और ज्यादा अच्छा निकले। इसका प्रयास ये युवा वैज्ञानिक यहाँ पर कर रहे हैं। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। अमरनाथ हादसे पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत कर स्थिति का लिया जायजा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। देवघर में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बाबा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में दिशा की बैठक में हुए शामिल। सड़कों के लिए अग्रिम योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और गुमला की एथलीट सुप्रीति कच्छप को 1,55,000 रुपए की सौंपी गई सम्मान राशि। कोलंबिया में विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लेंगी हिस्सा।